Hello friends, my name is Shubham Push Sharma and welcome to Make It Legal channel. सो लास्ट क्लास में मैंने आपको पार्ट 2 कराया था जो कि सिटीजनशिप था एंड मुझे लगता है काफ़ी आपको समझ आ गया होगा उसके अंदर. सो आज मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा पार्ट 3. पार्ट 3 में मैं आपको कराऊंगा आज मैं आपको कराऊंगा पार्ट 3. पार्ट 3 में हमारा क्या दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है. फंडामेंटल राइट्स हमारा पार्ट 3 में गिवन है. और ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, काफ़ी बड़ा पार्ट है. सो मैं इसको 4 से 5 वीडियोस में कवर करूँगा जिससे आप पढ़ते पढ़ते बोर भी ना हो एंड आपका सिलेबस भी कवर अप हो जाए. सो जैसा आप सामने वीडियो देख सकते हैं, माय नेम इज शुभम पुष शर्मा. सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं. अब ये जो मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं इसके अंदर, ये काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप लिख लीजिए अपने कॉपी में और स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, वो कहाँ है गिवन? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. पार्ट 1 में क्या था हमारा? पार्ट 1 में क्या था हमारा? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. क्या था हमारा? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. पार्ट 2 में क्या था हमारा? अभी मैंने क्या कराया था लास्ट क्लास में आपको? सिटीजनशिप. अब पार्ट 3 में हम क्या कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स. अंडरस्टूड. सो जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ गिवन है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हर एक पॉइंट में मेरा क्वेश्चन है और उसका आंसर है, तो ये बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा मेरी वीडियो से. इसमें से क्वेश्चन आएगा DLLB में. सो फंडामेंटल राइट्स गिवन है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड, ये कहाँ से कहाँ तक गिवन है? 12 से 35 तक गिवन है. आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक गिवन है. सोर्स क्या है फंडामेंटल राइट्स का? USA. मैंने आपको सोर्स की एक वीडियो बनाई थी इसके अंदर, आपने वो देखी होगी. सो वहाँ से तो मैंने एक जगह पे सारे सोर्स लिख दिए थे. तो मैंने क्या बताया था उसके अंदर कि मैं जो टॉपिक कराऊंगा उसमें भी उसके सोर्स बताता रहूँगा. जो फंडामेंटल राइट्स का जो सोर्स है क्या है हमारा? USA. अब पार्ट 3 डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. ये क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द बिलो इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. ये क्वेश्चन आ जाएगा. सो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. इट इज़ जस्टिसेबल. अब मैंने आपको बताया था जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल. प्रेम्बल क्या है? नॉन जस्टिसेबल है. फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिसेबल है. जस्टिसेबल का मतलब ये है कि मैं कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके इन फंडामेंटल राइट्स की मांग कर सकता हूँ अगर वो मेरा फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है, चाहे स्टेट करे, चाहे कोई इंडिविजुअल करे, चाहे कोई सिटीज़न करे. सो मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता हूँ. सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट जाऊँगा मैं आर्टिकल 226 के अंदर. अंडरस्टूड. सो इट इज़ जस्टिसेबल. इट इज़ मेंट फॉर promoting ideal of political democracy. Understood. They are defended and guaranteed by किसके द्वारा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. डिफेंड कौन करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को और गारंटी कौन देता है उनकी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल और 20 और 21. देखिए, जब मैं इमरजेंसी कराऊंगा ना दोस्तों, ये पॉइंट आपको तब ज़्यादा समझ आएगा कि जब इमरजेंसी लगती है सो हमारे फंडामेंटल राइट्स सारे सस्पेंड हो जाते हैं, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 छोड़ के. ये आपको कब समझ आएगा ये वाला पॉइंट? जब मैं फंडामेंटल राइट्स पूरा करा दूंगा और जब मैं इमरजेंसी पूरा पढ़ा दूंगा आपको. ठीक है. सो ये नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ओरिजिनली
कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स। जब 1950 में हमारा जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था, सो तब 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करती थी। क्या क्या हुआ करती थी? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा। ये क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। सो अभी क्या है हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द 44th, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट, बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44th अमेंडमेंट एक्ट से 1978 को राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया और उसको क्या बना दिया गया? उसको लीगल राइट बना दिया गया। किसके अंदर? आर्टिकल 300A पार्ट 12 के अंदर। देखो इस पैराग्राफ में ही कई सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। पहला क्या कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं है? नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया गया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा करा गया था। अब क्या वो फंडामेंटल राइट है? क्या वो लीगल राइट है? यस, इट इज़ अ लीगल राइट, और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी कहते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है अभी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आर्टिकल में हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है? अब आर्टिकल 300A पार्ट 12 के अंदर हमारा राइट टू प्रॉपर्टी गिवन है। ठीक है, देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चंस बन गए इसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब हम। सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स while others are available to all persons whether citizens and foreigners or legal person or incorporation of companies। इसमें कुछ राइट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को होते हैं और फॉरेनर्स को नहीं होते, और कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो फॉरेनर, सिटीजन और कॉरपोरेशन को तीनों को होते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स ये इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट दैट आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स नॉट टू फॉरेनर। ये रट लो कि जो फंडामेंटल राइट जो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, फॉरेनर के लिए नहीं है। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29, 30। ये आगे पढ़ाऊँगा, पता चल जाएगा कि कौन कौन से है। अभी बस ये देख लीजिए इस वीडियो में, 15, 16, 19, 29 और 30 ये फॉरेनर को नहीं मिलते, ये फंडामेंटल राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलते हैं। दे आर नॉट एब्सोल्यूट but qualified. The state can impose reasonable restrictions on them। अब ये फंडामेंटल राइट्स ना सैक्रोसेंट नहीं है कि भैया कोई हटा ही नहीं सकता फंडामेंटल राइट, कि मैं जाके आंदोलन कर दूँ, कहीं कर दूँ कि भैया तो मेरा फंडामेंटल राइट, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। नहीं, इसमें जहाँ जहाँ फंडामेंटल राइट्स रिटर्न है हमारे, उसके साथ कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी गिवन है कि अगर आपने ये किया, आपने अगर पब्लिक न्यूइसेंस फैलाया, ठीक है, सो ये फंडामेंटल राइट्स आपके स्टेट ले सकती है। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। जब तक मान लीजिए स्टेट फंडामेंटल राइट में कुछ चेंजेस करती है, जब तक वो बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ेगी नहीं, तब तक वो फंडामेंटल राइट्स पे काम कर सकती है। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ेगा तो वहाँ पे स्टेट फंडामेंटल राइट पे चेंज नहीं कर सकती है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब आर्टिकल 12 क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सीधा क्वेश्चन आता है, इस किस आर्टिकल में डेफिनेशन ऑफ स्टेट गिवन है? पार्ट 3 के लिए आर्टिकल 12 हैज़ डिफाइंड द टर्म स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3। जो पार्ट 3 में जहाँ जहाँ स्टेट है लिखा हुआ है उसको डिफाइन किया गया है कि स्टेट यहाँ पे कौन है। ठीक है, मैं हूँ, आप है, या गवर्नमेंट है, कौन है यहाँ पे स्टेट। अब इसमें देखते हैं कौन है स्टेट यहाँ पे।
गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे स्टेट है, गवर्नमेंट ऑफ एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जितनी भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स है, जितनी भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स है, उनकी गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव बॉडीज वो भी स्टेट है। ऑल लोकल अथॉरिटीज़ जैसे म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ठीक है। ऑल द अदर अथॉरिटीज दैट इज स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी कौन कौन से, मतलब जो गवर्नमेंट के अंदर कंपनीज है, LIC, ONGC, सेल एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, even a private body or an agency working as an instrument of state falls within the meaning of Article 12। मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कुछ काम करने का स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, खुद के लिए, तो अगर वो कोई राइट को इन्फ्रिंज करेगा, ठीक है, सो उसको भी हम स्टेट मान सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या बताया, आर्टिकल, सीधा क्वेश्चन आएगा कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट किस में गिवन है, आर्टिकल 12 में गिवन है। अब आर्टिकल 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब वो डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 में क्या गिवन है, इट डिक्लेयर्स दैट द लॉज मेड, इट डिक्लेयर्स दैट ऑल laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void। इससे क्या बदलता है कि जो भी, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, जो भी लॉ बनाती है अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगी, उसको इन्फ्रिंज करेगी, तो वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, जुडिशियल रिव्यू। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, जुडिशियल रिव्यू कहाँ गिवन है, आर्टिकल 13 के अंदर गिवन है कि आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक कर सकती है कि क्या वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो वो उसको इनकंसिस्टेंट कह देंगे, अगर नहीं कर रहा तो उसको वो आगे पास कर देंगे। This power has conferred on the Supreme Court Article 32 and High Court Article 26 that can declare a law unconstitutional and invalid on the ground of contravention of fundamental right। ये मैंने जो आपको बताया ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर देती है किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताने की अगर वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। अब लॉ, अब इसमें क्या है कि इट डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज, अब ये लॉ कौन कौन से लॉ है जिसको चेक करेगा, जिसको इनकंसिस्टेंट बताएगी। सबसे पहला, परमानेंट लॉज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी पार्लियामेंट लॉ पास करती है और स्टेट लेजिस्लेचर करती है, वो इस लॉ के डेफिनेशन में आती है। सेकंड, टेम्पररी लॉज लाइक ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑर्डिनेंस पास करते हैं जिनकी वैलिडिटी 6 महीने तक रहती है, सो वो भी इस लॉ की डेफिनेशन में आते हैं। थर्ड, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लाइक ऑर्डर बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन। किसी भी कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, कोई रूल बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंज है। अब लिख दिया भाई कि आप वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते इसके अंदर, अरे भैया क्यों नहीं कर सकते, ये इन्फ्रिंजमेंट है सीधा सीधा, ठीक है। सो किसी भी तरह का रूल, किसी भी तरह का रेगुलेशन, नोटिफिकेशन ये चेक कर सकती है। अंडरस्टूड। जैसे अभी केस हुआ था बुरखा पे कर्नाटक में, सो वो भी मान लीजिए किसी कॉलेज का रूल रेगुलेशन था, तो वो आर्टिकल 13 के अंदर ही उसको, जो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका है, उन्होंने इसको रिव्यू किया, ठीक है, और अपना डिसीजन दिया।
समझ रहे हैं ना आप? नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, अगर किसी तरह के कस्टम है, जो कोई कस्टम है जो किसी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करते हैं, किसी के कस्टम, किसी का भी हो सकता है, किसी भी रिलीजन का हो सकता है कस्टम, किसी भी रिलीजन का हो सकता है कस्टम। आर्टिकल 13 डिक्लेयर दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड। जब आर्टिकल 13 पढ़ते हैं तो वो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है किसके अंदर, आर्टिकल 368 के अंदर होता है, सो वो जुडिशल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा, वो लॉ ही नहीं है। सो वो आर्टिकल 13 के अंदर लॉ के अंदर नहीं आया तो जुडिशल रिव्यू के अंदर नहीं आया। पर सुप्रीम कोर्ट ने इन द ईयर ऑफ 1973 इन केशवानंदा भारती केस, उन्होंने साफ सीधा कह दिया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया जा सकता है, वो एक लॉ है आर्टिकल 13 के अंदर। अगर उन्होंने कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू पावर है कोर्ट की वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है और आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये केशवानंदा भारती केस में ओपाइंड हुआ था। सो ये लिखा हुआ है इसमें, सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंदा भारती केस 1973 दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड इफ इट इन्फ्रिंजेस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को इन्फ्रिंज करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा लॉ। ठीक है, अब आता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, आर्टिकल 14, ये लिख लीजिए आर्टिकल 14। इसमें दो टाइप के कंसेप्ट है, एक तो है इक्वेलिटी बिफोर लॉ और सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब ये दो है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटिश ओरिजिन का है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है। अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो आर्टिकल 14 में गिवन है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इक्वेलिटी बिफोर लॉ क्या है, इट इज़ ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन। अब इक्वेलिटी बिफोर लॉ में क्या आता है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, कि किसी भी पर्सन को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। सेकंड, द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, कि भैया चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वो जो लॉ है वो सबके लिए एक बराबर है, सब पे एक तरह से अप्लाई होगा। अंडरस्टूड? नो पर्सन इज अबव द लॉ। थर्ड आ गया, नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है। अब आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये क्या है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है और जो ब्रिटिश ओरिजिन है वो एक नेगेटिव कंसेप्ट है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या होगा, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। कोई इक्वल सर्कमस्टांसेस मतलब मान लीजिए जो गरीब है, सामने वाला भी गरीब है, तो हमको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। कोई अमीर है उस और अमीर गरीब है, भैया दोनों को भी सेम ट्रीटमेंट दे रहे हो तुम, अमीरों को से भी ज़्यादा टैक्स, अमेरिका से भी टैक्स ले रहे हो, वही टैक्स तुम गरीबों से ले रहे हो, तो यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस कैंसिल हो गया है। सो इक्वल सर्कमस्टांसेस मतलब भैया गरीब है तो उनका स्लैब टैक्स का अलग बनाया जाए, जो अमीर है उनका टैक्स स्लैब अलग बनाया जाए, तो क्योंकि दोनों के दोनों अलग सर्कमस्टांसेस में है। समझ रहे हैं ना आप? सेकेंड पॉइंट, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्सन सिमिलरली सिचुएटेड। जो लोग सिमिलरली सिचुएटेड है, मैंने जैसे अमीर गरीब का आपको वो दिया था इसके अंदर कि भैया अमीर है तो उनको एक समान लॉ लगेगा, गरीब है तो उनको एक समान लॉ लगेगा। समझ रहे हैं? पर जो अमीर का जो गरीबों को है, गरीबों को अमीर का लॉ नहीं लगाएंगे ऊपर कि अप्लाई। मान लीजिए कोई लॉ बना हुआ है कि भैया आपने अगर जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करी तो आपको 10,000 का जुर्माना है। अमीर ने क्रॉस कर लिया, वो कहेगा कि भाई मैं जेब्रा, ये लो 10,000 रुपये, ठीक है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है ये। अब किसी गरीब को तुम कहोगे कि भैया तुमने जेब्रा क्रॉसिंग
क्रॉस करी है मतलब ट्रैफिक के अंदर अंदर, सो तो आप 10,000 का जुर्माना दोगे। अब 10,000 तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अब एक सिमिलर सिचुएटेड थोड़ा ना दोनों, भैया उसके पास पैसा ज़्यादा है, इसके पास पैसा कम है, सो इसको कह देंगे कि भाई तू दे दे 100 रुपये। लॉ इसने भी तोड़ा और लॉ इसने भी तोड़ा, ठीक है, इससे ले ले 100 रुपये, उससे ले ले 10,000 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉस टू ऑल पर्सन सिमिलरली सिचुएटेड। सब अमीरों से 10,000 रुपये लिए जाएंगे और सब गरीबों से 100 रुपये लिए जाएंगे। थर्ड, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सो ये मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा। अभी आज हमने डिस्कस कर लिया है आर्टिकल 12, 13 एंड 14, ये 3 आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए है। नेक्स्ट में मैं 15, 16, 17 एंड 18 ये 4 आर्टिकल डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड काइंडली लाइक, सब्सक्राइब माई एंड शेयर माई चैनल। Thank you very much.